बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। अदालतों ने लोकतंत्र को बहुत कुछ या बहुत हद तक अभी जिंदा रखा है, लोकतंत्र को बचाए रखा है। हालांकि कई बार अदालतों की टिप्पणियों, अदालत के फैसलों और अदालतों के कामकाज मायूसी भरे भी होते हैं और कई सवाल भी खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी अदालतों अभी तक इस देश के लोकतंत्र को बचाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई। आज हम डॉक्टर कफील खां, देवांगना कलिता के जमानत पे बात करेंगे और बात तबलीगी जमात पर की गई बॉम्बे हाई कोर्ट के जजों की टिप्पणी पर भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश है, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये मंच आपका है, आपकी बातों को हम सामने रखते हैं। देश और समाज के हित में जो भी कुछ होता है, हमारी कोशिश होती है कि वो बातें आपको बताएं, आपके सामने रखें, क्योंकि आज मीडिया पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तबलीगी जमात को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रभक्त चैनल भी मुंह छुपाए फिर रहे हैं और भाजपा नेता व दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े नामचीन प्रवक्ता नेता भी परेशान हैं। गोदी मीडिया, जो अब एक प्रचलित मुहावरा बन गया है, इस तरह के जो चैनलों का जो भूमिका है उसे अब गोदी मीडिया कहा जाने लगा है। और एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये तो बहुत प्रचलित मुहावरे हाल के दिनों में डिक्शनरी में खोजने से नहीं मिलेंगे, लेकिन ये आम प्रचलन की भाषा, आम प्रचलन में अब इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है। गोदी मीडिया और मोदी सरकार के लिए भी बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला बड़ा झटका रहा था। पहले जो हमने उस फैसले के बाद जो वीडियो हमने या जो बातें हमने रखी थी, उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले की जानकारी दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट के जजों ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया है, उनके खिलाफ मुकदमों को रद्द कर दिया। गोदी मीडिया ने तबलीगी जमात के लोगों को लेकर लगातार जहल फैलाए जाने पर चैनलों पर पूरे दिन जो बहस व तकरार होती थी उसे भी प्रोपेगेंडा बताया था। और इन सब के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस और केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को के कामकाज के तरीके को न सिर्फ कटघरे में खड़ा किया, बल्कि इस लोकतंत्र पर हुए हमले के लिए भी एक तरह से उसे जिम्मेदार माना है। पिछले 5-6 महीने से डॉक्टर कफील खान सिर्फ एक भाषण की वजह से जेल में बंद थे और जब जमानत मिली उनको, उन पर रासुका लगा दिया गया। जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उनसे डरी हुई है और वहां की पुलिस और प्रशासन, पूरा अमला उनके खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें फंसाने में लगा रखा, क्योंकि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में की बदइंतजामी, जो कि योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है, जो उनका घर है, वहाँ के मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौतें हुई थी और मौतें सरकार के निकम्मेपन की वजह से हुई थी, सरकार की लापरवाही की वजह से हुई थी। डॉक्टर कफील खान ने अगर नहीं होते तो कई और बच्चों की जानें वहाँ बचाई नहीं जाती। इससे योगी सरकार तिलमिलाई हुई है, आज भी है, इसलिए उस दौरान भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन जब विभाग की कार्रवाई में उन्हें सारे तोहमत से बरी कर दी गई, उनके सारे आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन फिर भी उन्हें अपने पद पे वापस नहीं लिया गया।
जिस पद में वो काम कर रहे थे, जिस पद पे, उन्हें फिर से बहाल नहीं किया गया। ये एक ऐसी सरकार की, जो चुनी हुई सरकार है, उसकी एक घृणित सोच है, एक सांप्रदायिक सोच को ही दिखाता है, जिसने जनवरी में सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने पर अलीगढ़ में एक भाषण दिया था डॉक्टर कफील खान ने, और उस भाषण की वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी अगर आप देखें, इसमें डीएम को भी फटकारा और डीएम के को सवालों में एक तरह से खड़ा किया है कि किस तरह से उनकी जो विवेक है, उनके विवेक पर सवाल किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उनका भाषण कहीं से भी घृणा फैलाने वाला नहीं है। कफील खां के भाषण दरअसल देश को जोड़ने वाला, ये देश की एकता को बनाए रखने वाला है। और कोई भी आंदोलन के में अगर कोई हिस्सा, तो ये देश के आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए किसी का ये लोकतांत्रिक अधिकार है। इसलिए अगर और ये भी कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने कि डीएम ने, जिलाधिकारी ने अलीगढ़ के कुछ चुनिंदा हिस्सों को चुन लिया और उनके खिलाफ इस्तेमाल किया, जबकि उनके भाषण में कहीं भी उस तरह की बातें नहीं है जिसे लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। और बड़ी बात यह है कि डॉक्टर कफील खां पे न सिर्फ जमानत दी गई, बल्कि उन पर जो योगी सरकार ने गैर कानूनी तरीके से एनएसए लगाया था, रासुका लगाया था, उसे भी रद्द कर दिया गया। अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी में 13 दिसंबर 2019 को उन्होंने भाषण दिया था, जिसे भड़काऊ भाषण माना था सरकार ने। यूपी पुलिस ने उन्हें महीने भर बाद लगभग गिरफ्तार किया था जनवरी में। तो जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ सरकार पे बड़ा सवाल खड़ा किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि कफील को हिरासत में लेने और हिरासत की अवधि को बढ़ाया जाना गैर कानूनी है और उन्हें फौरन रिहा किया जाए। जाहिर है कि कफील खां को लेकर जिस तरह की बातें की जाती रही हैं, और अगर चैनलों की बातें करें तो चैनल तो खैर आज कोई चैनल है वो अपनी आत्मा, अपने आदर्श, अपने उसूल सब कुछ भेज चुके हैं। कफील खां को तब भी अपराधी बनाया था टीवी चैनलों और अखबारों ने। तब अपने एक पत्रकार मित्र आवेश तिवारी की खबर याद आती है, तब उन्होंने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से में जब कफील खां की गिरफ्तारी हुई थी, कफील खां के खिलाफ आरोप लगे थे, तब कहा था कि कफील बेकसूर है। दरअसल कफील की सबसे बड़ी गलती ये है, या कफील का गुनाह जो सबसे बड़ा है, ये गुनाह ये नहीं है कि उन्होंने बच्चों की जान गोरखपुर में क्यों बचाई या सीए के लिए भाषण क्यों दिया अलीगढ़ में। कफील का गुनाह यह है कि वो मुसलमान है। कफील खान ने इस बीच इन 6 महीनों के दौरान प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी और कहा कि वो कोविड-19 के लिए मरीजों के सेवा करना चाहते हैं, उन्हें रिहा करवाया जाए जब उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन सरकार बहरी बनी रही। केंद्र से लेकर राज्य की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास तो कहती है, सबका विश्वास भी, लेकिन दरअसल सीए और एनआरसी को लेकर जिस तरह का रवैया केंद्र सरकार और खास के भाजपा शासित सरकारों का रहा है, वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। डॉक्टर कफील खां हो या फिर दिल्ली दंगों को लेकर जिस तरह से दिल्ली पुलिस का रवैया रहा, दिल्ली पुलिस का, वही भी सवालों में है। दिल्ली दंगों के मामले में पिंजड़ा गैंग की सदस्य देवांगना कालिता को भी दंगों से जुड़े एक मामले में जमानत मिल गई है। दो आज बहुत बड़ी खबरें अदालतों से आई, जिसने लोकतंत्र को मजबूत किया है। दिल्ली दंगे में 26 फरवरी से
को का मामला था जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस का ये कहना था कि उन्होंने अपना भाषण जो दिया था वो उसमें उकसावे था, महिलाओं को उकसा रही थी, दंगों के लिए उकसा रही थी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का न माना है कि उनके भाषण में कोई उकसावे जैसी बात नहीं थी। पुलिस ने देवांगना कलिता को मुख्य साजिशकर्ता बताया था। उनके साथ उनकी नताशा भी थी, जो नताशा, देवांगना कलिता, सफूरा जरगर, इन सब पे यूएपीए जैसे जघन्य एक्ट भी लगे हैं। तो इस तरह की बातें की जाती रही। तो हाईकोर्ट के इस फैसले ने फिर से एक बार उस लोकतंत्र पर विश्वास जताया है कि इस देश में अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अभी अदालतें हैं जो झूठ को झूठ ही मानती रहती हैं। देवांगना कलिता को 26 फरवरी को जाफराबाद में हुई हिंसा के मामले में जुड़ा मामला था जिसमें जमानत मिली है। कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान सुनेंगे, अदालत की टिप्पणी को सुनना चाहिए कि विरोध प्रदर्शन के दौरान देवांगना के भाषण से कहीं से ऐसा नहीं लगता कि एक समुदाय की महिलाएं भड़की हों। एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था जो कि हर किसी का संवैधानिक अधिकार है। यानी लगभग वही बात कही है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज कफील खां को जमानत देते हुए कही। कोर्ट ने कहा कि देवांगना को जमानत देने से जांच पर असर नहीं पड़ेगा, उन्हें जमानत देकर उत्पीड़न और गैर जरूरी हिरासत से बचाया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान मीडिया और पुलिस के कैमरे थे, ऐसा कहीं से नहीं लगता कि उनकी वजह से हिंसा हुई। नताशा नरवाल के समूह की कलिता और दूसरी सदस्यों को मई में गिरफ्तार किया गया था। उन पर दंगा करने, गैर कानूनी तरीके से जमा होने और हत्या की कोशिश करने सहित आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि अभी भी देवांगना जेल में रहेंगे क्योंकि उन पर 4 मुकदमे दर्ज है और सिर्फ एक में जमानत मिली है। जाहिर है कि एक बड़ा सवाल, एक बड़ी बात दिल्ली हाई कोर्ट ने कही है। देवांगना को जमानत देते हुए चैनलों पर हर तरफ सुशांत छाए हुए हैं, कहीं कोई नहीं दिखा रहा है कि कफील खां को जमानत मिली या देवांगना को जमानत मिली, जो कल तक इन्हें विलन के तौर पर अपने चैनलों पर दिखाते रहे, डिबेट करते रहे। यानी अभी अगर बात किया तो इस कोरोना काल में 15 जून से लेकर 15 अगस्त तक की रिपोर्ट है कि 380 डिबेट 5 चैनलों पर हुए, लेकिन सिर्फ एक डिबेट कोरोना पर हुआ। हालांकि उस बीच जब कोरोना काल की शुरुआत थी और मार्च के अंतिम महीने में जब तबलीगी जमात का मामला हुआ तो इन 5 हफ्तों में 271 मीडिया प्लेटफॉर्म पर 11,000 से ज्यादा पोस्ट तबलीगी जमात के खिलाफ लिखे गए और 2 अप्रैल को 1451 रिपोर्ट लिखी गई, सामने आई तबलीगी जमात के खिलाफ। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा अखबार जिसने 5 हफ्ते में 1803 रिपोर्टें छापी और जिन्हें करीब 3,19,880 लोगों ने इसे फेसबुक पे लाइक किया या इसे फेसबुक पे शेयर किया। यानी इन 5 हफ्तों में एक कोहराम मचा रहा तबलीगी जमात को लेकर। हालांकि 8 अप्रैल को ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी भी जारी की थी कि किसी समुदाय से जोड़ना कोरोना को सही नहीं है, लेकिन चैनलों पे बहस होता रहा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें आईना दिखाया। मोदी सरकार तब की हार है एक तरह से तबलीगी जमात को लेकर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा, चैनलों को मुंह पे एक जोरदार तमाचा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीए और एनआरसी तक पर टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा कि सीए और एनआरसी को लेकर प्रदर्शन चल रहे थे, दिसंबर में शुरू हुआ और फरवरी तक ये चला। 3-4 महीने जगह जगह प्रदर्शन हुए। इसमें ज्यादातर लोग मुसलमान थे। उनका इंटेंशन या उनकी एक राय थी कि भेदभाव से भरा है ये सीए
और एनआरसी का मुद्दा, अगर भविष्य में उनकी नागरिकता जाती है या रिफ्यूजी बनते हैं तो सीए के तहत उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन चैनलों ने उसे तो दिखाया उन 5 हफ्तों की खबरें, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को या फैसले को दिखाने की कोशिश तक नहीं की, क्योंकि इन दिनों पिछले 2 महीने से लगभग सुशांत सिंह राजपूत के मामले में चैनल मस्त हैं। वो आपको लगातार आपके घरों में वही दिखा रहे हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, वो नहीं दिखा रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं। आपके घरों में, आपके बेडरूम में लगातार वो सुशांत सिंह राजपूत को दिखाकर अर्थव्यवस्था से लेकर गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, छात्रों की समस्याओं को कहीं छुपाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तबलीगी जमात को लेकर जमीयतुल उलमा हिंद ने भी बड़ा काम किया। उन्होंने अदालतों में मुकदमे लड़े। जमीयतुल उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्या कुछ कहा आप सुने। लेकिन फैसला जरूर करें, इस देश का चैनल, इस देश का मीडिया देश को किधर ले जा रहा है। चीखता चिल्लाता एंकर और उसी की तरह वहां जमा कुछ लोग देश को एक ऐसी बंद गली में ले जा रहे हैं जहां से आगे न तो रोशनी दिखाई देती है न कोई आगे रास्ता दिखता है। मौलाना अरशद मदनी को सुने। हम तो हमारा तो मौक़िफ़ और स्टैंड यही था कि ये जो कुछ मीडिया कर रही है ये गलत है और ये सियासी एतबार से मुसलमानों को मतऊन करना और ये बावर कराना है कि तबलीगी जमात एक मजहबी जमात है और वही गोया कि इस मर्ज़ को बाहर से लेकर के आई है। हमने इस सिलसिले के अंदर सर्वे किया था और हमने ही किया था और ये बताया था कि ये 1600-1700 लोगों के अंदर सिर्फ 63-64 आदमी ऐसे थे कि जो पॉजिटिव निकले थे और वो भी बाद में निगेटिव हो गए थे। लेकिन मीडिया ने उसको इस तरह पेश किया कि जैसे ये सब के सब बीमार हैं और बीमारी को मुल्क के अंदर लाने वाले हैं। और अदालत ने सही कहा कि मीडिया जो है इसे प्रोपेगेंडा फैला रहा था। और सिर्फ इसमें नहीं, कफील खां का मामला हो या दिल्ली दंगों को लेकर जिस तरह के एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, कुछ दक्षिणपंथी संगठनों के जरिया, भाजपा के जरिया, केंद्र सरकार के जरिया चैनलों ने उस नैरेटिव को आगे बढ़ाया। किसी ने सवाल नहीं किया कि कपिल मिश्रा जैसे लोग क्यों नहीं गिरफ्तार हुए जिनकी वजह से दिल्ली में दंगा फैला। दरअसल अदालत ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात को लेकर एक बार और महत्वपूर्ण बात की कि सरकार एक तरह से भारतीय मुसलमानों को चेतावनी दे रहा, वार्निंग दे रहे थे, अप्रत्यक्ष तौर पर संदेश दे रहे थे कि भारतीय मुसलमानों संभल कर चुप रहो, अगर अपनी आवाज को बुलंद किया तो इसी तरह जेल के पीछे भेज दिए जाओगे। साफ साफ तो नहीं किया, लेकिन एक उसकी टिप्पणी कुछ ऐसी ही थी। और सिर्फ इतना ही नहीं कि अगर भारतीय मुसलमानों ने विदेशी मुसलमानों से भी संबंध रखा तो भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अदालत की ये टिप्पणी हमारे सामाजिक ताने बाने को भी सामने रखती है कि देश किस तरफ जा रहा है। इकबाल की पंक्तियां आज के लिए याद आती है कि न समझोगे तो मुझ जाओगे हिंदुस्तान वाले, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में, वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, और न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अर्थव्यवस्था, चीनी घुसपैठ, नौजवानों की समस्या, रोजगार पे, किसानों पे, छात्रों पे बात करना जरूरी है, लेकिन चैनलों से, मीडिया से जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, जो मूलभूत मसले हैं, वो कहीं गायब है, क्योंकि सरकार इन मोर्चों पे
पूरी तरह नाकाम।